जरा सोचिए, अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति या किसी नई कंपनी को दे देना। और सबसे मजेदार बात, जिस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उस पे कोई प्राइस टैग ही ना हो। सुनने में तो सच में थोड़ा अजीब लगता है। सही में। पर सच तो यह है कि शेयर मार्केट में रोजाना करोड़ों लोग बिल्कुल यही करते हैं। आज हमारे पास efees31.pdf नामक सोर्स मटेरियल है और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इन्हीं सब मुद्दों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और इस पूरे सोर्स मटेरियल को एनालाइज करने का हमारा मिशन यही है कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनका फंक्शन आसान भाषा में समझाया जा सके। हाँ, मतलब किसी भी आम इंसान के लिए इस मुश्किल से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को थोड़ा दिलचस्प बनाना है। तो शुरुआत एक आसान से सवाल से करते हैं। किसी भी नए बिजनेस या प्रोजेक्ट को आखिर ये शेयर मार्केट में आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सही सवाल है। मतलब अगर किसी ने एक नया घर बनाना हो तो वो सीधे बैंक जाता है और लोन ले लेता है, तो नए बिजनेस के लिए भी तो वही किया जा सकता है ना? देखिए, बैंक लोन लेना एक ऑप्शन जरूर है, पर उसके साथ एक सबसे बड़ा खतरा जुड़ा होता है और वो है ब्याज, यानी इंटरेस्ट। हाँ, वो मीटर तो चालू ही रहता है। एग्जैक्टली। घर बनाने का काम चाहे रुका हो या तेजी से चल रहा हो, ब्याज की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। अब जब कोई बड़ा बिजनेस शुरू होता है जिसका असर आने में और मुनाफा कमाने में सालों लग सकते हैं, जिसे सोर्स मटेरियल में लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड कहा गया है, तो वहां बैंक का कर्ज बहुत भारी पड़ता है। वो लगातार बढ़ता हुआ ब्याज ना कंपनी के शुरुआती मुनाफे को पूरी तरह खा जाता है। अच्छा, तो इसीलिए प्रोमोटर्स कर्ज लेने के बजाय सीधे जनता से हिस्सेदारी के बदले पैसा जुटाना बेहतर समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर बैंक को छोड़कर जनता के पास जाना है तो ये कोई अचानक से होने वाली चीज तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई और लोग पैसे देने आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। कोई तो गारंटी या ठोस बुनियाद होती होगी जिसके आधार पर लोग अपना पैसा लगाते हैं। बिल्कुल ठोस बुनियाद होती है, और यहीं पर प्राइमरी मार्केट का किरदार शुरू होता है। जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार जनता से पैसे मांगती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। राइट, आईपीओ तो बहुत सुना है सबने। हाँ, पर इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी कहा जाता है। सेबी के नियम के अनुसार इस डॉक्यूमेंट में कंपनी को अपनी पूरी कुंडली खोलकर रखनी पड़ती है। पूरी कुंडली मतलब क्या क्या होता है इसमें? उनका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, पिछले सालों का ऑडिट किया हुआ हिसाब किताब क्या कहता है, ये सब आरएचपी में डिटेल में दर्ज होता है। लेकिन एक मिनट, हिसाब किताब तो पास्ट की बात हुई ना। पीछे क्या हुआ उससे आगे का थोड़ी ना पता चलेगा। फ्यूचर में वो कंपनी क्या करेगी ये जनता को कैसे पता चलेगा? सही पकड़ा आपने। उसके लिए आरएचपी में 2 बहुत ही जरूरी सेक्शंस होते हैं। पहला है रिस्क फैक्टर्स। अच्छा। इसमें कंपनी को साफ शब्दों में लिखना होता है कि आगे चलकर उनके बिजनेस को क्या-क्या बड़े खतरे हो सकते हैं। अगर कंपनी या उसके प्रोमोटर्स पर कोई कानूनी मामला चल रहा है ना, तो वो छुपाया नहीं जा सकता। ओह वाओ, तो सब ओपन में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरा अहम सेक्शन है यूज ऑफ प्रोसीड्स, यानी जनता से जो पैसा उठाया जा रहा है, कंपनी उसका असलियत में करेगी क्या। मतलब क्या नए एसेट्स खरीदेंगी या अपना पुराना बैंक लोन चुकाएंगी, ये सब पहले से लिखना पड़ता है। हाँ, एकदम क्लियर बताना पड़ता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट का नाम रेड हेरिंग क्यों है? इन रिसर्च सोर्सेज को पढ़ते हुए मैंने एक चीज नोट की कि इस डॉक्यूमेंट में शेयर्स की एग्जैक्ट कीमत या उनकी संख्या होती ही नहीं है। हाँ, ये तो वही बात हुई जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, एक बिना प्राइस टैग का सामान। ऐसा कैसा प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस ही ना हो? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि प्राइस जानबूझकर उसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसे एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए तय किया जाता है। बुक बिल्डिंग? हाँ, कंपनी एक फिक्स्ड प्राइस बताने के बजाय एक प्राइस बैंड यानी एक रेंज तय करती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए 100 से 120 रुपए के बीच। इसके बाद तय करने का पूरा हक मार्केट की डिमांड पर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो लोग डिसाइड करते हैं? बिल्कुल, लोग इस रेंज के अंदर अपनी बोली यानी बिड लगाते हैं। जब सारी बिड्स आ जाती हैं, तब डिमांड को देखते हुए एक फाइनल कट ऑफ प्राइस निकल कर आता है। तो ये मैकेनिज्म इसीलिए बनाया गया है ताकि मार्केट खुद प्राइस डिस्कवर कर सके कि उस शेयर की आज की तारीख में सही कीमत क्या है, ना कि कंपनी आकर कोई मनमानी कीमत थोप दे। एकदम सही समझे। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी का लॉजिक तो पूरी तरह समझ आता है, लेकिन यहाँ एक आम इंसान वाली प्रैक्टिकल उलझन है। वो क्या?
अगर फाइनल प्राइस तय ही नहीं है और अलग अलग लोग अपनी बोली लगा रहे हैं तो जनता अपना पैसा जमा कैसे करती है? पुराने जमाने में तो सोर्सेज में लिखा है कि लोग चेक्स भेजे जाते थे, हाँ, फिजिकल चेक्स का जमाना था। और अगर शेयर्स नहीं मिले तो महीनों तक रिफंड का इंतजार करना पड़ता था, पैसे पहुंच जाते थे। 2010 में एक नया मैकेनिज्म लाया जिसे ASBA कहते हैं। ASBA? हाँ, इसका पूरा नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अच्छा, मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। इसे किसी होटल के बुकिंग से कंपेयर किया जा सकता है ना? जैसे जब हम क्रेडिट कार्ड से होटल का कमरा बुक करते हैं तो होटल वाले कार्ड पर सिर्फ एक अमाउंट को होल्ड कर लेते हैं। सही बात है। जब तक चेक इन नहीं होता या कमरा कंफर्म नहीं होता, पैसे अकाउंट से एक्चुअली कटते नहीं हैं, सिर्फ एक गारंटी लॉक होती है। क्या ASBA भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। ASBA के अंदर निवेशक के बैंक अकाउंट से पैसा निकलकर कभी भी किसी और के अकाउंट में पहले नहीं जाता। बैंक को सिर्फ निर्देश दिया जाता है कि बिड के बराबर का जो पैसा है वो उसी अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसा अकाउंट में ही होने की वजह से उस पर बैंक का इंटरेस्ट निवेशक को लगातार मिलता रहता है। अरे वाह, ये तो सच में फायदे का सौदा है। और इससे वो पुराना रिफंड वाला झंझट भी पूरी तरह खत्म हो गया होगा। अगर अलॉटमेंट मिला तो पैसे कट गए, नहीं मिला तो ब्लॉक तुरंत हट गया। बिल्कुल। इस सिस्टम ने उन बैंक्स की मनमानी भी पूरी तरह खत्म कर दी जो पहले महीनों तक आम लोगों के करोड़ों रुपयों का फ्लोट अपने पास रखकर उस पे इंटरेस्ट कमाते थे। अब पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों निवेशक का ही होता है। चलिए, तो प्राइमरी मार्केट और IPO का प्रोसेस पूरा हो गया और शेयर्स मिल गए। लेकिन अगर 2 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कंपनी तो अपने शेयर्स वापस खरीदने से रही। हाँ, कंपनी तो नहीं खरीदेगी। इस पॉइंट पर आकर सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंजेस की एंट्री होती होगी, जहां पुराने शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। इंडिया में BSE और NSE तो प्रमुख हैं ही, और अब सोर्सेज में गिफ्ट सिटी का भी जिक्र है जहां नए एक्सचेंजेस बन रहे हैं। पर इन एक्सचेंजेस की हिस्ट्री पढ़ते हुए एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। Here's where it gets really interesting. अच्छा। शुरुआती दौर में जो लोग इन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते थे, यानी जो ब्रोकर्स थे, वही लोग इन एक्सचेंजेस के मालिक भी थे। हाँ, ये एक ऐतिहासिक सच है। ये तो वही बात हुई कि क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहा है वही मैच का अंपायर भी है। ये तो सरासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब इस पर किसी ने तब सवाल नहीं उठाया। उठाए थे ना। ये सच में एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। जब ब्रोकर ही अंपायर और मालिक दोनों हों तो वहां ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। वही तो, अपने फायदे के रूल्स बनाएंगे। डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। डीम्यूचुअलाइजेशन, तो इसके आने के बाद एग्जैक्टली क्या बदला मार्केट में? इस मैकेनिज्म ने 3 चीजों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया। पहला, ओनरशिप यानी मालिकाना हक। दूसरा, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। और तीसरा, ट्रेडिंग राइट्स। अच्छा, तीनों अलग अलग लोगों के पास। हाँ, अब एक्सचेंज एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। ब्रोकर्स के पास सिर्फ ट्रेडिंग करने का लाइसेंस होता है। उनका एक्सचेंज की पॉलिसीज या रूल्स पर अब कोई दबदबा या कंट्रोल नहीं बचा। इस एक कदम ने मार्केट को साफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मार्केट चलो क्लीन तो हो गया, लेकिन उस दौर में एक और बड़ा खतरा था, फिजिकल पेपर वाले शेयर्स। मतलब पेपर होने का सीधा मतलब है चोरी होना, फट जाना या फेक सर्टिफिकेट्स बन जाना। इन सोर्सेज में NSDL और CDSL जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम्स का जिक्र है, जिन्होंने शेयर्स को डिजिटल या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में बदल दिया। वैसा एक मजेदार फैक्ट हाईलाइट करता चलूं, इन दोनों डिपॉजिटरीज के अकाउंट नंबर्स में भी फर्क होता है। CDSL के अकाउंट में 16 डिजिट्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स, जबकि NSDL के अकाउंट में शुरू में 2 लेटर्स IN होते हैं और फिर 14 डिजिट्स होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिटेल है जो फॉर्म भरते वक्त काम आती है। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस डीमटेरियलाइज सिस्टम ने चोरी और फोर्जरी का डर बिल्कुल खत्म कर दिया। पर आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर सब कुछ डिजिटल है तो कॉपी करना आसान क्यों नहीं है? हाँ वही, जैसे एक PDF फाइल होती है, उसको तो मैं कितनी बार भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। डिजिटल सिस्टम ने फ्रॉड को एक्चुअली में रोका कैसे? यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि डीमैट अकाउंट कोई PDF फाइल या फोटो नहीं है। ये एक हाईली सिक्योर डिजिटल लेजर सिस्टम है जो फंजिबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। फंजिबिलिटी, इसका क्या मतलब है मार्केट के संदर्भ में? जैसे एक 100 रुपए का नोट है, उसकी ऐसी कोई अलग पहचान जरूरी नहीं है जो उसे दूसरे 100 रुपए के नोट से अलग बनाती हो। हाँ, दोनों का वैल्यू तो 100 ही है। बिल्कुल,
जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे तो हर सर्टिफिकेट पर एक खास डिस्टिंक्टिव नंबर होता था। ट्रांसफर के वक्त उन नंबर्स का मिलान करना, फिजिकली रिकॉर्ड्स अपडेट करना, इस सब में महीनों लगते थे और फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा। डिजिटल लेजर में आते ही वो डिस्टिंक्टिव नंबर्स की जरूरत ही खत्म हो गई। एक कंपनी का एक शेयर उसी कंपनी के दूसरे शेयर के बिल्कुल बराबर हो गया। इस मैकेनिज्म ने डबल स्पेंडिंग या नकली शेयर्स बनाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। ओनरशिप बदलना अब महीनों का नहीं बल्कि मिली सेकेंड्स का काम हो गया है। तो एक तरह से शेयर्स की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ गई। एग्जैक्टली। तो हमारे पास अब एक ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और बहुत फास्ट सेकेंडरी मार्केट है। पर इस बड़े से फाइनेंशियल सुपरमार्केट में बिक क्या रहा है? अगर मैं मार्केट में उतरता हूं तो मेरे पास इक्विटी और बॉन्ड्स जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं कंपनी को कर्ज देने के बजाय उसकी इक्विटी क्यों खरीदूंगा? इन दोनों के पीछे का रिस्क और रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या है? देखिए, जब कोई ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स खरीदता है तो वो सिर्फ अपना पैसा नहीं दे रहा बल्कि उस कंपनी में एक भागीदार बन रहा है जिसमें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इसका रिवॉर्ड ये है कि अगर कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी बनती है तो उन शेयर्स की कीमत भी उसी तेजी से बढ़ेगी, जिसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। पर इसका रिस्क ये है कि अगर कंपनी डूब गई तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे आखिर में पूछा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स या G-Secs जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ ग्रोथ की कोई ऐसी अपसाइड तो नहीं होती, पर एक फिक्स्ड रिटर्न और रिस्क फ्री कैपिटल की सुरक्षा की गारंटी होती है। राइट। इन दोनों के बीच में ना एक और कैटेगरी आती है, प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक हवाई जहाज की यात्रा से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी इक्विटी हुई नॉर्मल इकोनॉमी क्लास और प्रेफरेंस शेयर्स हुए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास। अच्छा, हवाई जहाज वाली एनालॉजी। हाँ, प्रीमियम इकोनॉमी वालों को बिजनेस क्लास यानी फाउंडर्स वाले कंट्रोल राइट्स तो नहीं मिलते, पर इकोनॉमी क्लास से पहले उन्हें फायदा मिलता है, यानी डिविडेंड बांटते वक्त पहली प्रायोरिटी इन्हें दी जाती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। और इसी हवाई जहाज के उदाहरण को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं, फर्ज कीजिए कि जहाज क्रैश हो रहा है, यानी कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर है और उसका लिक्विडेशन हो रहा है। ऐसे में बचाव का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? अगर लॉजिकली सोचा जाए तो सबसे पहले पैराशूट्स मिलेंगे उन लोगों को जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया है, यानी बैंक और डिबेंचर होल्डर्स। उनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी। उसके बाद बचे हुए लाइफ वेस्ट्स मिलेंगे उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और जो बेचारे आम इक्विटी होल्डर्स हैं उन्हें शायद आखिर में जहाज के साथ ही डूबना पड़ेगा अगर कुछ बचा नहीं तो। पूरी तरह सटीक। लिक्विडेशन के वक्त कंपनी के एसेट्स बेचकर सबसे पहले डेट्स चुकाए जाते हैं और आखिर में जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वही ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स में बांटा जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात निकली है तो उन सोर्सेज में एक कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, जीरो कूपन बॉन्ड्स। यस। अब नाम से ही साफ है कि इनमें कोई कूपन यानी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो महंगाई के इस दौर में जहां पैसे की वैल्यू वैसी लगातार गिर रही है, कोई भी समझदार इंसान अपना पैसा ऐसी जगह क्यों फंसाएगा? एक नॉर्मल एफडी करवा लेना ज्यादा बेहतर नहीं है? आखिर इन बॉन्ड्स को डिजाइन करने के पीछे का लॉजिक क्या है? यहाँ आकर ना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की असली समझ नजर आती है। ये सोचना बिल्कुल जायज है कि इंटरेस्ट के बिना पैसा डूब रहा है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड्स मुनाफा देने के लिए इंटरेस्ट पे निर्भर ही नहीं करते। वो डीप डिस्काउंट के मैकेनिज्म पर काम करते हैं। डीप डिस्काउंट? हाँ, जब कंपनी इन्हें इशू करती है तो इनकी ओरिजिनल फेस वैल्यू से बहुत कम दाम पर इन्हें जनता को बेचा जाता है। यानी अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो उसे डिस्काउंट करके 70 या 80 रुपए में बेच दिया जाएगा। सही पकड़ा। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जब सालों बाद मैच्योरिटी की तारीख आएगी ना, तो कंपनी उस निवेशक को पूरे 100 रुपए वापस करेगी। बीच का ये जो 20 या 30 रुपए का फर्क है, यही सीधा मुनाफा होता है। इसे मार्केट की भाषा में बुलेट पेमेंट कहते हैं। अच्छा, तो मतलब इंटरेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं? बिल्कुल नहीं। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बीच बीच में मिलने वाले इंटरेस्ट को दोबारा री इन्वेस्ट करने का झंझट नहीं होता, और कैपिटल गेन्स के लिहाज से इसकी टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा आसान होती है। वाकई इन इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइन के पीछे बड़ा गहरा हिसाब होता है। अब थोड़ा बात करते हैं मार्केट की स्पीड के बारे में। श्योर। अगर किसी लिस्टेड कंपनी को अचानक से बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री लगानी है या किसी राइवल कंपनी को खरीदना है ओवरनाइट, तो वो क्या करेगी? दोबारा पूरा DRHP बनाएगी, महीनों तक मार्केटिंग करेगी? इसमें तो मौका हाथ से निकल जाएगा। वही ना। और इस समस्या का हल निकालने के लिए ही 2006 में सेबी ने QIPs
यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स का रास्ता खोला था। इस मैकेनिज्म ने लिस्टेड कंपनीज के लिए पैसा जुटाने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। इसमें उन्हें लंबा प्री इशू फाइलिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ता। लेकिन इसकी इतनी अचानक क्या जरूरत पड़ गई थी 2006 में? उससे पहले भी तो कंपनीज काम कर ही रही थी ना। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि QIP लाया क्यों गया। जरूरत इसलिए थी क्योंकि स्पीड की कमी के चलते ना इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी। अच्छा। जब भी बड़ा और जल्दी पैसा चाहिए होता वो विदेशी इन्वेस्टर्स के पास जाते, जैसे GDRs या FCCBs इश्यू करके, जिससे करेंसी फ्लक्चुएशंस का एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो जाता था। डॉलर रुपए का चक्कर। बिल्कुल। QIP आने से ये हुआ कि एक लिस्टेड कंपनी अपने देश के अंदर ही बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज को, बिना लंबा प्रोसेस किए सीधे शेयर्स ऑफर कर सकती है। इसने फॉरेन कैपिटल पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को रोका। सही बात है। और अगर इंस्टीट्यूशंस को QIP के जरिए स्पीड मिल गई तो एक आम निवेशक के लिए भी सेटलमेंट की स्पीड लगातार बढ़ी है इन सालों में। हाँ, लगातार बदलाव आया है। हमने फिजिकल शेयर्स के महीनों लंबे सेटलमेंट दौर से शुरुआत की थी। फिर रोलिंग सेटलमेंट में हम T+5 आए, फिर T+2 और अब T+1 दिन के साइकिल तक आ गए हैं। यानी आज ट्रेड किया और कल ही शेयर्स अकाउंट में और पैसे सेलर के बैंक अकाउंट में। पर मेरा सवाल यह है, क्या इतनी स्पीड सच में इतनी जरूरी है? एक दो दिन के आगे पीछे होने से मार्केट में आखिर क्या ही असर पड़ता होगा? असर बहुत बड़ा पड़ता है और इसका सीधा कनेक्शन काउंटर पार्टी रिस्क से है। काउंटर पार्टी रिस्क? हाँ, ट्रेड होने और सेटल होने के बीच जितना लंबा वक्त होता है ना, उतना ही ज्यादा खतरा होता है कि कोई एक पार्टी अपने वादे से मुकर जाए या डिफॉल्ट कर जाए। जब सिस्टम T+1 पर आता है तो ये रिस्क लगभग आधा हो जाता है। इससे मार्केट में मार्जिन की जरूरत कम होती है और लिक्विडिटी यानी पैसों का बहाव तेजी से बढ़ता है, जिससे सिस्टम का ओवरऑल रिस्क घटता है। तो इन सब बातों से ना एक चीज पूरी तरह से साफ हो जाती है, मार्केट किसी जादू या तुक्के पर नहीं चलता। इसके पीछे ठोस रूल्स, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने वाले मैकेनिज्म्स काम करते हैं। एकदम सही कहा। किसी भी आम निवेशक के लिए RHP में दी गई उन यूज ऑफ प्रोसीड्स को पढ़ना, एस्बा जैसी सुविधाओं के पीछे के फायदे को जानना और डीम्यूचुअलाइजेशन के कारण आई उस ट्रांसपेरेंसी को समझना, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो औफकार हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को बड़े इंस्टीट्यूशंस के शोर के बीच एक बेहतर और तर्कसंगत फैसला लेने की शक्ति देते हैं। सही मायनों में नॉलेज ही मार्केट में रिस्क को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। रूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के काम करने का तरीका समझने से पैनिक नहीं होता और लंबे समय का एक क्लियर नजरिया बनता है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले उस स्पीड की बात को एक नई दिशा में लेकर चलते हैं। हमने देखा कि कैसे हम T+2 से T+1 सेटलमेंट तक आ गए हैं। स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो क्या भविष्य में T+0 यानी इंस्टेंट सेटलमेंट स्टॉक मार्केट की नई सच्चाई होने वाली है?